गाइज यहाँ पे सम नंबर 30 में अगर हम लोग देखें तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको अगर याद होगा कि x को xt और y को yt डालते हैं, तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल, इट विल स्टिल रिमेन सेम एंड हेंस इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। whenever we have homogeneous differential equation, अपना ना कुछ सब्स्टिट्यूशन गाइज फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है? हम लोग y के जगह पे vx डालते हैं और dy by dx के जगह पे v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स डालते हैं। ओके, ये हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे कर दो 30th में LHS में dy बाई डी एक्स है, तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे? v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू tan ऑफ y के जगह पे गाइज अगर अपन ने vx लिखा तो x x कट होके खाली v बचेगा, तो tan v बचा, प्लस y के जगह पे फिर से जब vx लिखेंगे तो x x कट होके फिर से सिर्फ क्या बचेगा? v बचेगा। अब दोनों साइड से हम लोग प्लस v को कैंसिल कर सकते हैं, प्लस v दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो जो इतना ही पार्ट बचा है ना, उसमें dv के साथ में tan v को रखो और dx का टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो dv अपॉन tan v इज इक्वल टू dx अपॉन x, dv upon tan v is equal to dx upon x. So one direct thing guys कि when we are going to integrate it, no, तो एक्चुअली ये cot v होने वाला है और cot v का इंटीग्रेशन होगा log of sin v इज इक्वल टू dx अपॉन x का हो जाएगा log of x, और सबका log है तो अपन c का भी log लिखेंगे, और अगर दोनों साइड से log हटाना है तो इधर से हम लोग को मिल जाएगा sin v इज इक्वल टू log x प्लस log c इज log of x इंटू c, तो x इंटू c होगा। तो साइन ऑफ y बाय एक्स, v का वैल्यू अगर रीसब्स्टिट्यूट करते हैं तो साइन y बाय एक्स आना चाहिए इज इक्वल टू एक्स सी, हेंस b इज द राइट आंसर। राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू। वेरी गुड एवरीवन। चलो तो नेक्स्ट आते हैं 31st सम पे। 31st सम में बोला है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास whose axis is y axis। axis means which axis guys? whose axis is y axis means which what axis? कुछ भी रचित नो, सिर्फ एक्सिस बोला जाए। मैंने आपको बोला था, रेगुलर लेक्चर्स में भी बताया था कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट एक्सिस ऑफ द पैराबोला? नो, इट इज नॉट डायरेक्ट्रिक्स, नो। मार्जिन के ऊपर भी लिखवाया था एज फार एज आई रिमेम्बर। सो गाइस, एक्सिस ऑफ अ पैराबोला मींस एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक स्टेटमेंट लिख लो, एक्सिस ऑफ पैराबोला means its axis of symmetry। ओके, तो यहाँ पे y एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो गाइज अगर y एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ओके, तो सारे जो पैराबोलास बनेंगे वो इस टाइप के बनेंगे, नॉट नेसेसरीली पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से नहीं जाएंगे बट ऐसे होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो इसका वर्टेक्स होगा, इस वर्टेक्स का कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा ये बता सकते हो? वर्टेक्स का कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा? वेरी गुड, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट को के ले लेंगे अपन। तो नॉर्मली गाइज अगर आपको याद है तो u वाले पैराबोलास का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता है, राइट? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता है, करेक्ट है। अब इसमें हम लोग को x के जगह पे x माइनस जीरो लिखना है और y के जगह पे y माइनस के लिखना है, ओके। इसीलिए अपना इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इसमें गाइज मतलब a या k में से कौन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है बता सकते हो? a या k में से कौन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? टू बी ऑनेस्ट गाइज दोनों ही है ना,
चलो आपको माना कि आप क्रैक हो, आपको नहीं क्लिक हुआ क्या बोलना है, बट आप ऑप्शन देख सकते थे, सब में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो दो डेरिवेटिव क्यों लिए होंगे, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसलिए लिए होंगे ना, तो इस हिसाब से भी आप दो बोल सकते थे, बट नो हमें तो नहीं बोलना है, हम लोग तो क्रैक ही है। एनीवेज, तो दोनों है। अब अगर मान लो ऐसा बोला होता कि लेटस रेक्टम फिक्स्ड है, अगर लेटस रेक्टम फिक्स्ड है ऐसा बोला होता, तो ए अपना फिक्स कांस्टेंट हो जाता, खाली के आर्बिट्ररी बचता, बट ऐसा भी नहीं बोला था। ओके, तो गाइज यहाँ पे दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो उनको दोनों को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4a को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस 4ak, एक पहला डेरिवेटिव लेंगे ना तो अपने आप 4ak तो जीरो ही हो जाएगा, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4ay का 4a एज इट इज, y का dy बाई डी एक्स माइनस जीरो, उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो गाइस जैसे यहाँ पे 4a के ये कांस्टेंट को आइसोलेट किया, उसका डेरिवेटिव अपने आप ही जीरो हो गया। यहाँ पे पहले तो 2 1 जा 2 2 जा कट कर दो, ओके, और क्या कर सकते हैं अभी, u अपॉन v लगाना पड़ेगा गाइस। कैसे, मैं सोच रहा हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई किसको करूं, dy बाई डी एक्स को करूं या x को करूं, दोनों को करने से आंसर आएगा। तो अगर मान लो a को 1/2a इधर भेज दिया, ये पूरा 2a x के नीचे भेज दिया, और dy बाई डी एक्स के नीचे अगर x को लिखा, तो भी ऐसा भी चलता है, या वाइस वर्सा विल ऑल्सो डू, यू कुड हैव ऑल्सो रिटन 2a इज इक्वल टू x अपॉन dy बाई डी एक्स, दिस विल ऑल्सो वर्क, दोनों से आंसर आएगा। मैंने खाली dy बाई डी एक्स को ऊपर रखने के लिए ऐसे किया, ट्रस्ट मी दोनों से भी आंसर गाइस आ जाएगा। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, ओके, तो LHS का तो जीरो हो जाएगा क्योंकि पूरा कांस्टेंट है, इधर u अपॉन वी, अब u अपॉन वी का भी नीचे v स्क्वायर आएगा, बट गाइस ये जो x स्क्वायर है ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ना, क्योंकि लेटर ऑन ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी जीरो हो जाएगा, so that's why we will not write the denominator, we'll just write the numerator of u into v rule, एक बार denominator as it is, derivative of numerator minus numerator as it is, derivative of denominator, so x d square y by dx square minus dy by dx equal to 0, a seems to be the right answer। लिखो गाइस, और इसमें अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो प्लीज 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 आस्क, डू नॉट प्रोसीड विथ डाउट्स। वेरी गुड एवरीवन। यहाँ पे बोला है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास whose लेटस रेक्टम इज 4a, तो गाइस अब यहाँ पे कैसा है कि लेटस रेक्टम फिक्स्ड है, बोला कि 4a ही होगा लेटस रेक्टम, एंड एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो गाइस एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला जाए, एक ऐसा पैराबोला बना देते हैं अपन 34, इसका जो वर्टेक्स है इट कैन बी h k, बट लेटस रेक्टम इज फिक्स्ड, ठीक है, तो जो ये सी वाला पैराबोला होता है, तो सी वाले पैराबोला का नॉर्मल इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, but since vertex is at the point h comma k, it will be y minus k the whole square is equal to 4ax minus h, okay, so count the number of arbitrary constants here guys, how many arbitrary constants are there, very good Rashid, how many arbitrary constants are there, 3 3 2, कितने हैं सच बताओ, फिर से एक 3 एक और 2, okay, so guys actually 2 is the right answer, okay, because 4a अभी तो आपको प्रीवियस समय तो बताया 4a is फिक्स्ड बोला है ना, लेटस रेक्टम 4a कांस्टेंट है गाइस, वो फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो इट इज नॉट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ओनली h एंड k आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, सो दो बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो हमें पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं ढूंढना है, सिर्फ ऑर्डर चाहिए, तो ऑर्डर हम लोग 2 लिख सकते हैं, ओके okay?
नेक्स्ट सम नंबर 35। सम नंबर 35 में आइडेंटिफाई करो डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट का है। अगर हम लोग डिवाइड थ्रू आउट बाय एक्स कर देते हैं, डिवाइड बाय एक्स कर दो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा हम लोग को? dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय एक्स माइनस tan y बाय एक्स। होमोजीनियस बन गया ना। एंड इजंट इट सेम लाइक दिस सम दैट वी डिड टुडे? ये 30 तो अपन नहीं कर रहे, दिस इज सम नंबर सेम एज 30 लिख दो, सेम एज 30। देन 36 पे आते हैं। 36 में क्वेश्चन में बोला है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हुज रेडियस 4 है। तो रेडियस 4 है, सेंटर तो कुछ भी हो सकता है ना, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। सो यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? ये 2 काउंट करोगे या 1 या 3? क्या काउंट करोगे बताओ? in this differential in this equation, how many arbitrary constants are there? Very good, Maithili. Anyone else? Very good, Charmi, Rachit, Vedant. दो ही है ना, क्या क्रैक लोग हैं? मतलब एच और के, तीन किसको दिखे यार? कैसे तीन है बताओ? जिसने भी तीन, मैं नाम नहीं लूंगा, जस्ट टू सेव द आइडेंटिटी एंड द रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन। टाइपिंग मिस्टेक बोल रहा है बंदा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे 2 है, टिक कर दो 2 को। नेक्स्ट आते हैं 37 पे। 37, the general solution of the differential equation of all circles having center at a minus 1 comma 2। तो गाइज ए बी सी डी में से पहले ये चेक करो कि कौन से सर्कल का सेंटर -1, 2 है। आपको पता है गाइज, अगर हम लोग को कोई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 ये सर्कल दिया जाता है, तो इसका सेंटर ढूंढने के लिए आपको x के कोएफिशिएंट्स को -2 से डिवाइड करना है, y के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करना है, तो आपको सेंटर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स को -2 से डिवाइड करेंगे तो -1 2 नहीं आ रहा है, इसीलिए ए कैन नॉट बी द आंसर। इवन सेम रीजन बी कैन नॉट बी द आंसर। हाँ, अब सी हो सकता है, अगर इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ रहा है, 1 और -2 आ रहा है, दैट इज नॉट द सेंटर। बट यहाँ पे अगर हम लोग -2 से डिवाइड करेंगे एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स को, तो -1 और 2 आ रहा है, हेंस डी इज द आंसर। Guys, did you know this? How to find center of the circle dividing by -2 वाला part? आधे ही लोगों को पता था, बाकी लोग को नहीं पता था। चलो 41st सम करना है। 41st सम के लिए the order of differential equation of all circles which lie in the first quadrant and touch both the axes। तो गाइज यहाँ पे सेंटर फिक्स नहीं है, रेडियस भी फिक्स नहीं है, ठीक है? तो यू ऑल ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम, फॉर्म द इक्वेशन ऑफ सर्कल, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दैट विल बी योर आंसर। ओके, आई वांट एवरीवन टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस वन। 41 के लिए सेंटर और रेडियस क्या होगा ढूंढो। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, सर्कल के जो इक्वेशन x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, 3 होते हैं, बट अब यहाँ कितने हैं दैट आई डोंट नो, आई एम आस्किंग यू गाइस। ओके अथर्व, ओके रचित, एनीवन एल्स? डायग्राम बनाया क्या सब लोग ने? डिड यू ऑल ड्रॉ द डायग्राम?
Before answering me, tell me, did you all draw the diagram? तो अगर डायग्राम बनाया है तो गलत नहीं हो सकता। सरप्राइजिंगली मुझे अभी तक राइट आंसर नहीं मिला है। ओके, लेट अस सी गाइस, क्या होना चाहिए। Order of differential equation of all circle which lie in first quadrant and touch both the axis. Touch both the axis, ये तभी पॉसिबल है जब सेंटर के x और y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, h h. So if it is h, the radius is also h. There is going to be only one arbitrary constant and hence B is the answer. Are you getting my point? ऐसा सर्कल जब बनेगा, ओके, तो ये सेम होना चाहिए ना, इसको भी y एक्सिस को भी टच कर रहा है, x एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए, which is nothing but the radius of the circle. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। 42 होमवर्क था, उसके बाद 43 करना है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस मेकिंग इंटरसेप्ट 3 ऑन x एक्सिस। तो गाइज अगर इंटरसेप्ट की बात चल रही है तो हम लोग ने लाइन का इक्वेशन भी इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। ओके, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 होता है। बट सिंस x इंटरसेप्ट इज 3, x बाई 3 प्लस y बाई b इक्वल टू 1 हम लोग ले लेंगे। ओके मैथिली, ठीक है। सो गाइस अब ये आ गया, अपन इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ओनली वन डेरिवेटिव इज अलाउड। ओके, x बाई 3 का 1 बाई 3 प्लस 1 बाई बी कॉन्स्टेंट y का dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो गाइस 1 बाई बी का जो वैल्यू है यहां से -1 अपॉन 3y1, एम आई राइट गाइस? चेक करो तो 1 बाई बी का वैल्यू -1 बाई 3y1 आ रहा है क्या? तो ये वैल्यू को वापस से लाइन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x बाई 3 प्लस वाई अपॉन बी, तो इसका y अपॉन बी का आंसर हो जाएगा 1 बाई बी के जगह पे -1 अपॉन 3y1 लिखना है, इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 3y1 कर दो। सबको गाइस 3y1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको 3y1 मिलेगा, 3 कट होके xy1 बचेगा। ओके, माइनस y इज इक्वल टू 3y1। y1 को कॉमन लेना है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू y। y1 into x minus b seems to be the right answer, no guys? B seems to be right answer. रचित आपने क्या लिखा, मुझे नहीं समझा। And anyways, did you understand it now? ये +3y1 इधर आएगा तो -3y1 आएगा। तो xy1 -3y1 में से y1 कॉमन ले लो और -y इधर आके +y हो जाएगा, just to bring it in the printed form. Let us proceed further, all of you. Next sum. Before starting next sum, एक second. तो guys, sum number 46 में देखो, the differential equation of all lines having slope m and passing through origin. Okay, तो guys normally y is equal to mx plus c होता है। Since the line is passing through origin, तो c तो आएगा ही नहीं, y equal to mx ही आएगा। तो dy by dx will be equal to m, है ना। इसका डेरिवेटिव ले लो, y का y1, mx का m, ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y is equal to y1x हो जाएगा।
y is equal to y1x. C seems to be the right answer. एक ही डेरिवेटिव लेना है ना रचित ब्रो, दो क्यों लिए? एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो यू आर नॉट अलाउड टू टेक टू डेरिवेटिव्स. एनीवेज नेक्स्ट 47 वाला करते हैं. I'll solve here. If the differential equation of all parabolas symmetric about y-axis is this, then m is equal to. अपन ने किया है क्या? Symmetric about y-axis वाला किया है ना, मैंने डायग्राम भी ड्रॉ किया था. हाँ, तो इसका पैराबोला का क्या आ गया था? x d स्क्वायर y by dx पर माइनस dy by dx. ओके, तो 31 वाले सम में तो dy by dx का कोएफिशिएंट -1 है, तो dy by dx का कोएफिशिएंट -1 आता है. नहीं, बट इधर कुछ अलग ही और ही है, dx by dy the whole square के फॉर्म में. Let us do it again. If the differential equation of all parabolas symmetric about y-axis, symmetric about y-axis है, तो इसका अपन ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, वर्टेक्स विल बी 0, k, और ये ऐसा वाला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता है. y को y माइनस k लिखना है. एंड गाइस इधर d स्क्वायर x बाय dy स्क्वायर और dx बाय dy ऐसा सब है, तो इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y. ओके, सो डोंट फील ऑफेंडेड कि y से क्यों किया. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y करना है, क्योंकि dx बाय dy चाहिए. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx बाय dy होगा, 4ay का 4a और 4ak का तो 0 हो जाएगा. 2 1 जा 2 2 जा कट कर दो. इसका फिर से डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y. सो क्या मिलेगा? x एज इट इज dx बाय dy का डेरिवेटिव, तो d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर प्लस dx बाय dy एज इट इज, x का डेरिवेटिव एक और dx बाय dy आएगा, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो dx बाय dy द होल स्क्वायर का कोएफिशिएंट m है, जो कि यहाँ पे 1 है, hence d इज द राइट आंसर. गाइस u into v लगाया, x एज इट इज dx बाय dy का डेरिवेटिव प्लस एक dx बाय dy एज इट इज रखो, x का डेरिवेटिव एक और dx बाय dy आ रहा था, इसीलिए dx बाय dy का होल स्क्वायर हो गया. Any doubt till here, anyone? 47 included, literally any doubt? Anyways, नेक्स्ट सम पे आते हैं. अभी अपन ने 47 किया, 48 आउट ऑफ सिलेबस है, 49 50 होमवर्क है. ओके, अब 51 पे आते हैं. तो जो लोग रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं, आई हैव सॉल्व्ड सम नंबर 51 हियर. क्वेश्चन में बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इज कांस्टेंट, तो dA बाई dt k दिया है क्वेश्चन में, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, dA का a होगा, k dt का kt प्लस c, एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर है. देन लेट अस गो टू सम नंबर 52. 52 में if the body cools from 135 degrees Celsius to 80 degrees Celsius at room temperature of 25 degrees Celsius in 60 minutes, then the temperature of body after 2 hours is. So everyone knows that this is Newton's law of cooling. According to Newton's law of cooling, d theta by dt, some number है ये 52, d theta by dt is directly proportional to theta minus theta naught, which implies that d theta by dt is equal to minus k times theta minus अपना theta naught, यानी रूम टेम्परेचर 25 है. ओके, और वेरिएबल सेपरेबल कर लो यहाँ पे, आई मीन वेरिएबल सेपरेट कर लो. d थीटा अपॉन थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस k dt. इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो d थीटा बाई थीटा माइनस 25 का इंटीग्रेशन
log of theta minus 25 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी आएगा। ये अपना एक इक्वेशन बन गया, यहाँ पे इसको 1 बोल देते हैं। अब इसके आगे इनिशियल गिवन कंडीशंस को यूज करो। पहले बॉडी का टेम्परेचर 135 डिग्री सेल्सियस था, मतलब टी जब 0 था, एट टी इक्वल टू 0 द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी वाज 135। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को सी का वैल्यू लॉग ऑफ 135 माइनस 25 यानी कि 105 मिलेगा। ओके, और ये सी का वैल्यू इक्वेशन 1 में डालेंगे तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ थीटा माइनस 25। ये इधर से लॉग 105 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो उसको लॉग m अपॉन n अप्लाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस के टी। फिर 80 डिग्री सेल्सियस कितनी देर बाद हुआ, 60 मिनट्स बाद हुआ। गाइस इधर 60 मिनट्स दिया है, इधर 2 आवर्स पूछा है, तो इट्स बेटर कि हम लोग इसको भी आवर्स में ले लें। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, एट t इक्वल टू 1, अच्छा 110 सॉरी, हाँ एट t इक्वल टू 1, ओके। 1 घंटे बाद टेम्परेचर कितना हो गया, थीटा जो है ये 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, लॉग ऑफ 80 माइनस 25, तो 10 माइनस 5 5, 55 अपॉन 110 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1। 55 वन जा 55 टू जा, तो के का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ लॉग 1/2। इस के वैल्यू को, ये इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो वी आर गेटिंग log of theta minus 25 upon 110 इज इक्वल टू माइनस के लिखना है, तो के खुद माइनस है तो माइनस के लिखेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, log 1/2 into t। सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। अब इसको यूज करके आपको जो चाहिए ना, टी दिया है तो थीटा ढूंढ सकते हो, थीटा दिया है तो टी ढूंढ सकते हो। तो अब पूछा है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 2 आवर्स, तो इसमें अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, आफ्टर 2 आवर्स बोला है तो एट टी इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू क्वेश्चन। तो क्या मिलेगा हम लोग को, लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 अपॉन 110 इज इक्वल टू 2 लॉग ऑफ 1/2। ऐसा 2 कट मत करना जोश में आके, ये 2 जो है ये इधर से अगर हटेगा तो इसके पावर में जाएगा। और अब अगर हम लोग दोनों साइड का लॉग कैंसल आउट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, थीटा माइनस 25 अपॉन 110 इज इक्वल टू 1/4, विच इम्प्लाइज, इधर कट कर दो, 4 1 जा 4 2 जा 8 9 10 11 3 0 7 जा 28 2 0 5 जा, ओके। तो थीटा विल बी इक्वल टू 27.5 प्लस 25, कितना हो जाएगा ये 52.5 ए। दर्शन करके देखो, दैट आई डोंट नो एक्चुअली फिजिक्स में आपने क्या किया था। गाइस दर्शन सोनी बोल रहे हैं उसको T1 माइनस T2 अपॉन टी को अल्फा इंटू T1 प्लस T2 अपॉन 2 से कर सकते हैं क्या। ओके ओके, बट गाइज मैथ्स में अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा, आप फिजिक्स का करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
ओके, सो राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू गाइस। इस फॉर्मूला में अल्फा क्या है? इस फॉर्मूला में अल्फा क्या है? तक्षत, आई थिंक यू वर अर्लियर इन S4 राइट? तो मे बी आपको नहीं पता होगा। ठीक है, चलो 53 तो लीनियर है, विच इज नॉट देयर इन द सिलेबस। लेट अस गो टू नेक्स्ट सम। यहाँ पे क्या बोला है? द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, यानी डीपी बाई डी टी 54th सम, dp by dt is directly proportional to p, तो इज इक्वल टू लिखेंगे तो kp हो जाएगा। वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, dp अपॉन p इज इक्वल टू k dt, और इंटीग्रेशन करेंगे तो log p इज इक्वल टू kt प्लस c आ गया। इफ इनिशियली देयर वर 1000 बैक्टीरियाज, इनिशियली 1000 बैक्टीरियाज थे, मतलब एट t इक्वल टू 0 p इज इक्वल टू 1000, तो इससे हम लोग को c का वैल्यू log ऑफ 1000 मिल जाएगा, जिसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर इक्वेशन विल बिकम log ऑफ p अपॉन 1000 इज इक्वल टू kt। कैसे आया? c को log 1000 लिख दो, इधर आके माइनस log 1000 हो जाएगा, log p माइनस log 1000 इज log ऑफ p अपॉन 1000, एंड द नंबर डबल्स इन 1 आवर बोला है। नंबर इज डबलिंग, मतलब एट t इक्वल टू 1 p इज इक्वल टू 2000, तो यहाँ पे log 2 विल बी इक्वल टू k, तो ये k का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो log ऑफ p अपॉन 1000 इज इक्वल टू k, यानी log 2 इंटू t लिखना है, t को इधर लिखा। फिर क्या बोला है? द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आफ्टर 2.5 आवर्स, तो यानी t का वैल्यू जब 5/2 रहेगा तो p कितना रहेगा, ऐसा क्वेश्चन है। 2.5 आवर्स मतलब कितना? 2.5, जिसको अपन ने 5/2 लिखा है, तो ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, वी विल गेट log ऑफ p अपॉन 1000 इज इक्वल टू log 2, इधर गाइस 5/2 आने वाला है, ये 5/2 को अपन पावर में लिख देते हैं ताकि दोनों साइड से हम लोग log कट कर पाए, तो p अपॉन 1000 इज इक्वल टू 2 raised to 5/2, तो 2 raised to 5/2 मतलब क्या? पहले इसको हम लोग ना 2 raised to ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर इंटू 2 + 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 × 2 = 4 + 1, विच इज 2 raised to 2 इंटू 2 raised to ½ यानी कि ये हो जाएगा 4√2, तो p/1000 है ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ p/1000, so therefore p will be 4000√2, 4000√2 आ रहा है, तो 4000 को 1.414 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना मिलेगा? 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, 5656 मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, तो सी इज द राइट आंसर। वंदन, डिड यू अंडरस्टैंड? इसीलिए घाई मत करो। Let's go to next sum. Acha guys, before proceeding further, any doubt in this sum, 54th sum, anyone?
नो, अदर्स? ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, नाइस। तो 56 वाले सम पे आ जाते हैं। 56 वाला जो सम है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, तो गाइस यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 सम में, वाई स्क्वायर, सबको अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ना, तो इधर y बाय एक्स द होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y बाय एक्स आ जाएगा। तो यू कैन सी x को xt, y को yt डालने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दिस इज होमोजीनियस। अगर ये होमोजीनियस है तो dy बाई डी एक्स को v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स लिख सकते हैं, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। y बाय एक्स को v लिख दो, और ये भी v कट हो जाएगा। गाइस आगे खुद से ही कर लो, मैं नहीं कर रहा। आई विल डायरेक्टली राइट द आंसर। गाइस क्या आंसर आया 56 वाले का? अरे कितना इजी है यार, खाली एक सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, dv अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x, dv बाई वी स्क्वायर का -1 बाई वी इज इक्वल टू log x प्लस c। अब v को सब्स्टिट्यूट कर दो y बाय x, तो ये -x बाय y इज इक्वल टू log x प्लस c हो जाएगा। चेक करो, x बाय y प्लस log x होना चाहिए, इज इक्वल टू c, d इज द राइट आंसर। समझा क्या गाइस 56 वाला? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड क्या किया है? तो पहले खुद से क्यों नहीं आया फिर, अगर समझा था तो? अगर नहीं समझा है तो बोलो, वापस से आई विल एक्सप्लेन, बट डोंट बिहेव लाइक डम पीपल। और जल्दी बोलना है, ऐसा नहीं कि मेरा अगला सम आधा हो जाए और फिर आप बोल रहे हो। अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो dy बाई डी एक्स को बाय डिफॉल्ट v प्लस एक्स डीवी, ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। y को vx डालते हैं, आपको शायद याद होगा, y को vx डालना होता है, जिससे dy बाई डी एक्स का ये वैल्यू आता है। y को vx लिखेंगे, x x कैंसिल v स्क्वायर, y को vx लिखेंगे, x x कैंसिल v बचा, ये v कट हो गया, फिर dx ऊपर, x नीचे और v स्क्वायर इधर नीचे, नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, v स्क्वायर इधर, dx ऊपर, x नीचे, इंटीग्रेट 1 बाई वी स्क्वायर का -1 बाई वी, 1 बाई एक्स का log x। चलो नेक्स्ट सम, the order and degree of this differential equation। so guys 58th सम में पहले हम लोग को दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो वी आर गेटिंग 1 प्लस 1 अपॉन y1 स्क्वायर इज इक्वल टू y2 क्यूब, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय y1 स्क्वायर कर दो, तो y1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y2 क्यूब इंटू y1 स्क्वायर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज y2 d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, सो ऑर्डर इज 2 एंड उसका पावर इज 3, तो 2,3 a इज द राइट आंसर। चलो 60th सम करते हैं।
the bacteria increases at the rate proportional to the number of bacteria present. तो गाइज आपको याद होगा dp by p आने वाला है, तो log p हो जाएगा इज इक्वल टू kt प्लस सी. डायरेक्टली इधर से अपन स्टार्ट कर सकते हैं. log p इज इक्वल टू kt प्लस सी. दिस इज द इक्वेशन फॉर पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियाज और ह्यूमंस, दोनों के लिए सेम है. ये क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ओरिजिनल नंबर n स्टार्टिंग में n है, तो गाइज अगर t को 0 डालेंगे तो pn होगा. इससे हम लोग को c का वैल्यू log n मिल रहा है. गाइज मैं दिमाग में करने वाली चीजें बता रहा हूँ. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है पॉपुलेशन के लिए. कैसे आया, dp बाई डी टी इज इक्वल टू के पी होता है. p को नीचे भेज दो तो dp बाई p का log p, k dt का इंटीग्रेशन kt प्लस c हो जाएगा. फिर इसमें बोला है स्टार्टिंग में n बैक्टीरिया से, तो जब t को 0 डालेंगे तो p जो है वो n है, तो c का वैल्यू log n आएगा. इधर c को log n लिखेंगे तो प्लस log n इधर आके माइनस log n हो जाएगा. तो वी विल गेट log ऑफ p बाय n इज इक्वल टू kt. डबल्स इन 4 आवर्स, तो p का वैल्यू 4n हो गया एट t इक्वल टू 4. तो k का वैल्यू कितना मिलेगा हम लोग को, k का वैल्यू t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इधर p को 4n लिखेंगे तो log 4 मिल जाएगा. यही वैल्यू को डिफरेंशियल इक्वेशन में डालो, तो log ऑफ p बाय n इज इक्वल टू k 1/4 log 4 इंटू t को इधर लिख देते हैं. फिर क्वेश्चन में बोला है 12 घंटे बाद कितना होगा. 12 घंटे बाद यानी कि t को 12 डाल दो. तो जब हम लोग यहीं पे t को 12 लिख देंगे, 4 1 जा 4 3 जा, तो p बाय n का वैल्यू 4 क्यूब आएगा यानी कि 64. तो पॉपुलेशन इज एक्चुअली 64n. क्या मिस्टेक हुआ गाइस, चेक करो तो 64n आ रहा है मेरा. पॉपुलेशन डबल्स ना, सॉरी 2n होना चाहिए. तो p को जब 2n डालेंगे तो ये log 2 होगा. ओके, और log 2 हो जाएगा तो ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा. तो 8n आ रहा है. बी इज द राइट आंसर. लिखो गई. आपने मिस्टेक आइडेंटिफाई किया मतलब आपको समझा होगा. Guys, any doubt in this 60th sum? ओके, तो 61 वाला करते हैं. अ बॉडी इज हीटेड, ये आप लोग खुद से ट्राई करोगे, कभी आना चाहिए. आई विल कॉपी द क्वेश्चन मीनवाइल ऑन द अदर पेज. इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, log ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट. बॉडी इज हीटेड एंड इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी. ये इसका गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन है. गाइस कोई भी मेथड से करो, फिजिक्स वाली मेथड से करो, मैथ्स वाली मेथड से करो, कैसे भी करो, आंसर लेके आओ बस.
स्पेशली तक्षत आपका तो आना ही चाहिए। अभी तक रचित का आंसर आया है। गाइस इतना टाइम क्यों लग रहा है? आप मैथ्स के मेथड से करोगे तो भी इतनी देर में आंसर आ जाएगा। अथर्व का भी आंसर आया है। यार क्यों नहीं आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, देखते हैं। बॉडी इज हीटेड टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो स्टार्टिंग टेम्परेचर 110 है, तो सी का वैल्यू log 100 आ जाएगा। तो log ऑफ थीटा माइनस 10/100 इज इक्वल टू -kT। उसके बाद बोला है आफ्टर 1 आवर उसका टेम्परेचर 60 डिग्री हो गया। ओके, तो थीटा को 60 डालना है और टी को 1। तो के का वैल्यू आएगा माइनस ऑफ लॉग 60 - 10 50/100 यानी 1/2। ये भी ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो log ऑफ थीटा माइनस 10/100 इज इक्वल टू टी log 1/2, ऐसा आ रहा है। फिर उसके बाद आई गेस क्या होता है यार? आंसर आंसर आया है तो श्योर आएगा, नहीं आया तो नहीं आएगा। तुक्का थोड़ी लगा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है? द एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट टू कूल टू 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री सेल्सियस होता है तो टी एडिशनल टाइम कितना लगेगा ये देखो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं टी ढूंढ लेता हूँ क्या होगा। तो थीटा को अगर 30 डालेंगे तो log ऑफ 20/100 यानी 1/5 इज इक्वल टू टी log 1/2। log 1/5 को हम लोग -log 5 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -t log 2 लिख सकते हैं। माइनस माइनस कट हो गया, तो t का वैल्यू कितना आया? log 5/log 2 आया। बट क्वेश्चन में टी नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड, और कितना। तो ऑलरेडी कितना टाइम हो गया है? ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है ना। तो 1 घंटा हो चुका है, तो उसके आगे कितना? अगर मैं आपको बोलूं कि स्टार्टिंग से मतलब जीरो से लेके इधर तक आने के लिए, जीरो से लेके पॉइंट ए आने के लिए 1 आवर लगा, और जीरो से लेके ये पॉइंट बी तक आने के लिए मान लो 10 आवर्स लगा। ठीक है, तो ए टू बी आने में तो 9 आवर्स लग गए, है ना। तो वैसे ही 110 से लेके 60 तक आने के लिए उसको 1 आवर लगा, और 110 से लेके उसको 30 पे आने तक log 5/log 2 आवर्स लगा। ओके, तो 60 to 30 में कितना लगा होगा? log 5/log 2 -1 लगा होगा। हेंस डी इज द आंसर।
मतलब इसमें टफ क्या थे मुझे नहीं समझा यार। सेम अभी जब थोड़ी देर पहले कराया था ये ऐसे ही किया था। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 61 हो गया, आगे जाते हैं अभी। 62। 62 में क्या बोले? अ पॉपुलेशन ग्रोज एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अपने को डायरेक्टली 8% से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ऐसा हम लोगों को गाइस क्वेश्चन में दे दिया है डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे डीपी बाई डी को कितना लेंगे गाइस हम लोग? डीपी बाई डी इज इक्वल टू 8% का ग्रोथ है एवरी ईयर, यानी कि 8/100 ऑफ पी लेना पड़ेगा। ओके, तो dp अपॉन p इज इक्वल टू 4 से अगर कट करते हैं तो 4 2 जा 4 25 जा इंटू डी टी आएगा। इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड। log p इज इक्वल टू 2/25 t प्लस c। तो लकीली यहाँ पे k नहीं ढूंढना पड़ेगा, इनडायरेक्टली अपने को k दिया है। फिर बोला इफ द पॉपुलेशन ऑफ डबल होने में कितना टाइम लगेगा, तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि एट t इक्वल टू 0 जो पॉपुलेशन था वो p नॉट था। लेट अस से दिस आर अजम्पशन। तो t को 0 डालेंगे तो c का वैल्यू log p नॉट आ जाएगा। ओके, c का वैल्यू क्या आएगा? log p नॉट। तो ये प्लस log p नॉट इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो log ऑफ p अपॉन p नॉट इज इक्वल टू 2/25 t हुआ। फिर क्या पूछा है? टाइम टेकन फॉर द पॉपुलेशन टू डबल। पॉपुलेशन डबल होना चाहिए, यानी कि p जो है ये 2 टाइम्स p नॉट होगा। तो t कितना होगा ये अपना क्वेश्चन है। तो log ऑफ p को 2 टाइम्स p नॉट लिख दो, तो log 2 इज इक्वल टू 2/25 t आ रहा है। तो t इज इक्वल टू 25/2 इंटू log 2। log 2 का वैल्यू 0.6912 दिया है। 25/2 इंटू 0.6912। डू द कैलकुलेशन। 2 1 जा 2 0.3456 तक। इसको 25 से गाइस मल्टीप्लाई करो, कितना आता है देखो। 25 इंटू 0.34 डी आना चाहिए ऐसा लग रहा है। राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू। एनी डाउट इन दिस सम गाइस? मतलब बेसिक एकदम ही सिंपल सम है, कुछ ट्विस्ट है ही नहीं इसमें। एटलीस्ट प्रीवियस सम में बोल सकते हो कि थोड़ा ट्विस्ट किया था कि एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा ये पूछा था। इधर तो ट्विस्ट भी नहीं है। तो एनी डाउट एनीवन? 1 सेकेंड गाइस, अगला समझो अगले पेज पे करेंगे। Write down the read the question all of you. The rate of disintegration of a radioactive element at time t is proportional to mass. यानी dm by dt is directly proportional to mass, तो is equal to minus km लेते हैं। तो dm अपॉन m का इंटीग्रेशन log m is equal to minus kt plus c। डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। The time during which the original mass of 1.5 ग्राम, ओरिजिनल मास 1.5 था, यानी कि t को 0 डालेंगे तो मास 1.5 आएगा। इससे c का वैल्यू log 1.5 आएगा।
ये log 1.5 इधर आएगा तो माइनस log 1.5 हो गया, तो log of m upon 1.5 is equal to minus kt. उसके बाद गाइस हम लोग को क्या बोले, 0.5 ग्राम्स जो है वो कितनी देर में होगा ये हम लोग को चेक करना है। तो m जो है वो 0.5 है, t किसको प्रोपोर्शनल है बेसिकली वो ढूंढना है। तो चलो देखते हैं, m को 0.5 डाल दो, तो log ऑफ 0.5 अपॉन 1.5 यानी कि 5 अपॉन 15, 5 अपॉन 15 को 1/3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस के टी। तो log 1/3 को माइनस log 3 लिख दो, इज इक्वल टू माइनस के टी, माइनस माइनस कैंसिल। तो गाइज t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/k log 3। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द टाइम ड्यूरिंग विच दिस ओरिजिनल मास विल डिसइंटीग्रेट इनटू 0.5 इज प्रोपोर्शनल टू, इधर प्रोपोर्शनल अगर लाना है तो k तो कांस्टेंट है, इट इज प्रोपोर्शनल टू log 3 बोल सकते हैं। वैसे log 3 भी कांस्टेंट ही है गाइस, बट स्टिल। समझा आप लोगों को ये? वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। अब कैसे आया विवेक का आंसर तुरंत? विवेक अब करना तो मत रिप्लाई, मैं देखता हूँ फिर। यस यस विवेक। उसके बाद 65 66 जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, 67 होमवर्क है, 68 करना है हम लोग को। 68 इज अगेन इट सीम्स टू बी वेरिएबल सेपरेट, सॉरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा है। ओके विवेक, ओके। सम नंबर 68। यहाँ पे दो तीन काम करने गई। एक तो ना ये dx को अपन इधर ले आते हैं dy के नीचे, और फिर x को सबसे डिवाइड कर देते हैं। तो दो काम गाइस ध्यान से सुनना, इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है dy के नीचे। तो LHS में क्या आएगा अपने पास, dy बाई dx एक टर्म आएगा, उसके साथ में क्या है, x साइन ऑफ y बाय x है। तो मैं साइन ऑफ y बाय x लिख देता हूँ, और जो x आएगा वो थ्रू आउट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो इन दोनों के नीचे एक x आ जाएगा, यानी कि वी आर गेटिंग y बाय एक्स साइन y बाय एक्स माइनस 1। गाइस समझा यहाँ तक क्या किया मैंने? आपके लिए मैंने स्लो किया, नहीं तो फास्ट भी कर सकते हैं थोड़ा। dx को क्रॉस मल्टीप्लाई, x को क्रॉस मल्टीप्लाई, this is homogeneous differential equation, then the standard substitution is we'll have to put y is equal to vx, and तो ये इधर क्या हो जाएगा, साइन y by x can be written as v, dy by dx का वैल्यू v plus x dv by dx, y by x का वैल्यू v sin v minus 1। साइन v को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। आज सानवी आई है क्या लेक्चर में? So v sin v plus x sin v dv by dx is equal to v sin v minus 1। v sin v कट हो जाएगा दोनों साइड से। चिंतन शट अप एंड सॉल्व। x sin v dv by dx is equal to minus 1 बच रहा है। so sin v dv, और माइनस को भी इधर ले लेते हैं, इज इक्वल टू dx अपॉन x। इंटीग्रेट करेंगे तो साइन v का माइनस कॉस v होता है, तो प्लस हो जाएगा कॉस v इज इक्वल टू लॉग x प्लस c।
तो देखो cos ऑफ y बाय x इज इक्वल टू log x प्लस c होना चाहिए. Cos of y by x is log x. C seems to be the right answer. 69th वाला गाइस होमवर्क में ले लो. अभी कितना करेंगे ना ऐसा रेडियो एक्टिविटी वाला. वेरी गुड अर्थ पोड़ा, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू. चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं. 71 भी गाइस होमवर्क में ले लो. 73 वेरिएबल सेपरेबल है सादा होमवर्क. 74 एक ही डेरिवेटिव लेना है होमवर्क. ओके अर्थ, ओके. चलो 75 ऑनवर्ड्स करते हैं. A metal has half-life period of 10 days. थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं पेपर को यहाँ पे. A sample originally has a mass of 1000 milligram. Then the mass remaining after 50 days is. Guys ट्राई करते हैं, मतलब इससे आंसर आता है क्या. चलो आई एम जस्ट चेकिंग. 1000 था, ठीक है. तो 10 दिन के बाद ये कितना हो जाएगा 500. हाफ लाइफ पीरियड 10 दिन है ना. और 10 दिन के बाद हो जाएगा 250. और 10 दिन के बाद हो जाएगा 125. और 10 दिन के बाद हो जाएगा 125/2. 1 2 3 4. और एक बार करना है. और 10 दिन के बाद हो जाएगा 125/4. तो ए होना चाहिए आंसर, है ना. तो लेट अस चेक ए है क्या आंसर. A is the right answer, guys. We are so nice people, all of us. जानवी सरैया को बहुत मजा आया ये सम सॉल्व करके. वेरी गुड जानवी सरैया. 75 के बाद 76 करने. इफ द पॉपुलेशन ग्रोज एट द रेट, गाइज ये भी होमवर्क अभी 8% वाला किया अपन ने, ये 5% वाला है, तो ये आप कर सकते हो खुद से विद द सेम लॉजिक. उसके बाद 77 इजी है, चलो कर लेते हैं. 77 में क्या बोला है. द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग x इंटरसेप्ट a एंड y इंटरसेप्ट b. तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, x by a plus y by b equal to 1. टू डेरिवेटिव्स आर अलाउड. इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं. x by a का 1 by a, y by b में से 1 by b कांस्टेंट, y का dy by dx, 1 का 0. तो यहाँ से सारे कांस्टेंट एक साइड लाने का ट्राई करेंगे. तो 1 by b y1 is equal to -1 by a, which means y1 is equal to -b by a. और इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो y2 equal to 0 आएगा. (78) गाइस 78 तो बहुत ही इजी है. एक्सट्रीम, इट्स लाइक बिलो द लेवल ऑफ S3 टू सॉल्व इट. ए एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना. दोनों साइड का लॉग देखो, आंसर में भी लॉग दिख रहा है, तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे
तो log y इज इक्वल टू ax log e, बट log e खुद 1 होता है तो इसीलिए ax ही रखा। अब क्या करेंगे, a को आइसोलेट करना है, तो log y अपॉन x इज इक्वल टू a कर दो और इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ओह नाइस, वेरी गुड रचित। तो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, उसको मैं नहीं लिख रहा, एक बार डिनोमिनेटर एज इट इज, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाई dx, यानी कि 1 अपॉन y y1 माइनस log y एज इट इज x का 1 इक्वल टू 0। तो सबको y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x y1 माइनस y log y इक्वल टू 0 आ रहा है। ओके तो ऐसा कहीं है क्या, x dy बाई dx इज इक्वल टू y log y, x dy बाई dx इज इक्वल टू y log y। सेवेंटी 79 में होमवर्क में दे रहा हूँ, बहुत कर लिए बैक्टीरिया के सम। 78 वाले में कोई डाउट है किसी को? लिटरली 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 एनी डाउट इन 78? नो, 79 को मैंने होमवर्क में दिया है, 70 करते हैं गाइस। 70 के लिए देखो सी को आइसोलेट करना है ना, तो सी को अकेला करने के लिए दोनों साइड में ना अपन फिफ्थ रूट ले लेते हैं। 80 के लिए दोनों साइड में 1/5 पावर ले लो, तो y रेज टू 2/5 जो है, इसका आंसर 2x प्लस सी आएगा। इसका अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, y रेज टू 2/5 का 2/5 y रेज टू -3/5 dy बाई dx, यानी कि y1 इक्वल टू 2 प्लस सी का तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ से ये 3/5 पावर हटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड का ना फिफ्थ पावर ले लेते हैं फिर से। तो दोनों साइड का जब फिफ्थ पावर लेंगे तो 2 का फिफ्थ पावर 32 होता है, या इवन बिफोर दैट 2 को कट ही कर दो दोनों साइड से। अब फिफ्थ पावर ले लो, तो 1 अपॉन 5 रेज टू 5, 5 का पावर 4 जो है वो 625 होता है, तो 5 रेज टू 5 जो है वो 3125 होगी, इंटू y रेज टू -3 इंटू y1 रेज टू 5 इज इक्वल टू 1। ओके तो रीअरेंज कर दो इसको, y1 रेज टू 5 अपॉन 3125 y क्यूब इज इक्वल टू 1। So y raised to 5 is equal to 3125 y cube. Hence B is the right answer. Try next sum, all of you. I'll turn the page. फिर से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आ गया गाइस, उसको होमवर्क में ले लेते हैं। ओके फिर बैक्टीरिया आ गया, होमवर्क में ले लो। ये आउट ऑफ सिलेबस है, न्यूटन्स लॉ को होमवर्क में ले लो, वेरिएबल सेपरेबल को होमवर्क में ले लो। इसका तो 8.64 आंसर भी याद हो गया गाइस, मतलब आई नीड नॉट इवन से दिस इज होमवर्क। ये सेम सम गाइस, ट्रस्ट मी, आप अगर कोई स्टार्टिंग का सम चेक करोगे तो अपन ने ये सेम सम किया हुआ है। ये डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल है। ऐसा बैक्टीरिया का एन वाला सम भी अपन ने किया है। दिस इज होमवर्क। 90 वाला करेंगे गाइस अपन। ओके लेट अस सॉल्व सम नंबर 90। बट गाइस आप मुझे बताओ, आपको लग रहा है ऐसा इतना होमवर्क है, इतना होमवर्क है, ऐसा कोई भी ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन का मैंने कम से कम अगर 2-3 सम नहीं करवाए तो बोलना। हर टाइप के सम्स अपन ने न्यूटन्स लॉ के 2-3 कर लिए क्लास में,
ओके, वेरिएबल सेपरेबल के बहुत सारे कर लिए क्लास में, बैक्टीरिया के कर लिए, रेडियो एक्टिविटी के कर लिए, तो फिर क्यों ऐसा भाव खा रहे हो या डेढ़ शाने बन रहे हो? चलो 90th सम, द रेट, गाइस लैग हो रहा है आप लोगों को? नो नो, ओके ओके। Sum number 90. The rate of decay of mass of certain substance at time t is proportional to the mass at that instant. तो guys standard है dm by dt is equal to minus k m है। वेरिएबल सेपरेट, dm के नीचे जब m आएगा तो उसका इंटीग्रेशन log m हो जाएगा, और dt क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो उसका इंटीग्रेशन kt प्लस c हो जाएगा। दिस इज सम नंबर 90। स्टार्टिंग में क्या बोला है? स्टार्टिंग में m जीरो जितना मास है, तो स्टार्टिंग में अगर m जीरो है तो t को जीरो डालने पे c का वैल्यू log ऑफ m जीरो आ जाएगा। तो अगर c को log m जीरो लिखेंगे, ये इधर आएगा तो माइनस log m जीरो हो जाएगा, तो log ऑफ m अपॉन m जीरो इज इक्वल टू माइनस के टी। फिर क्या बोला है? m1 मास जो है वो कितनी देर बाद बचेगा, तो इफ m इज इक्वल टू m1, t इज हाउ मच, ऐसा पूछा है। तो log ऑफ m1 अपॉन m0 इज इक्वल टू माइनस के टी, सो t इज इक्वल टू माइनस वन बाय के log ऑफ m1 बाय m0। माइनस कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो उस माइनस को हटाने के लिए अंदर वाले पार्ट का रेसिप्रोकल ले लो, m0 बाय m1, m0 बाय m1 और log 1 बाय k, c इज द राइट आंसर। इसमें कौन सी चीज नहीं समझता है वो बोलो। Let us go to next sum, all of you. Very good, Vandan. Guys, ऐसा m वाला भी एक सम अपन ने किया था स्टार्टिंग में, टेक दिस एज होमवर्क। 5% वाला 8% वाला हो गया है, 93 लीनियर है, छोड़ दो, 94 करते हैं चलो। लेट अस डू सम नंबर 94। आप लोग ट्राई करोगे इस एक बार, ट्राई 94 सम ऑल ऑफ यू। Guys, anyone done with 94th sum?
गाइज मैं नहीं कर रहा 94, इजी आप लोग को आना चाहिए। हाँ मुझे पता है आपका 12:30 पे लेक्चर है, मैंने मोहित सर से बात कर ली है। अपने कितने 107 108 सम सी है ना? लेट मी जस्ट चेक, तो आज खत्म ही कर देंगे। uh, 94 जानवी सरैया का आंसर आया है। वेरी गुड जानवी। ओके गाइज, यहाँ पे ना एक ट्रिक है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स देखने का, तो आपको रियलाइज होगा कि इट इज एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई। तो अपन क्या करते हैं, टेम्पररीली विल पुट x इंटू वाई। देखो यार, वैसे भी अगर साइन ऑफ x इंटू वाई है ना, इसका वेरिएबल तो सेपरेट हो ही नहीं सकता। तो आपको मजबूरी में आके x इंटू वाई को v डालना पड़ेगा। तो x इंटू वाई जब v होगा, x एज इट इज y का डेरिवेटिव, y एज इट इज x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू dv बाई dx हो जाएगा। तो ये पूरा y प्लस एक्स dy बाई dx विल बिकम dv बाई dx इंटू साइन v इज इक्वल टू cos x हो जाएगा। तो साइन v dv इज इक्वल टू cos x dx, इंटीग्रेट कर दो तो माइनस cos v इज इक्वल टू साइन x प्लस c हुआ। y के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, सॉरी v के जगह पे x इंटू वाई लिखना है, इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। फिर क्वेश्चन में बोला है x को जीरो ले लो। तो x को अगर जीरो ले लेते हैं गाइस, ओके, तो ये जीरो यानी cos जीरो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो प्लस सी। तो c का वैल्यू -1 आएगा। तो माइनस ऑफ cos एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस वन। तो आंसर होना चाहिए साइन एक्स प्लस cos ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1। साइन एक्स प्लस cos ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ए अच्छा सम था ये। देन नेक्स्ट 96। तो गाइज इसमें 96 कर लेते हैं अभी अपन। क्वेश्चन में बोला है cos ऑफ dy बाई डी एक्स इज a। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a। dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dy इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू डी एक्स। दोनों साइड अगर अपन इंटीग्रेट कर लेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स cos इनवर्स a प्लस c आएगा। y ऑफ 0 2 है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि y का वैल्यू 2 होगा एट x इक्वल टू 0। तो x को 0 डाल के y को जब आप 2 लोगे तो c का वैल्यू भी आपको 2 मिल जाएगा, है ना? तो आंसर cos इनवर्स में नहीं है, तो ऐसे लिख देते हैं y माइनस टू इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए। y माइनस टू अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए। So cos of y minus 2 upon x is equal to a. Cos of y minus 2 upon x is equal to a. हाँ सॉरी, ए नहीं, डी ऑप्शन है। इधर cos इनवर्स लिखा है, एक्चुअली अपना cos है। नाइन्टी सेवेंथ करते हैं गाइस। द पॉपुलेशन p ऑफ t, मतलब p ऑफ t का जैसा कंफ्यूज करने के लिए आप p ही ले लो। तो बेसिकली यू कैन राइट इट एज dp बाई dt इज इक्वल टू 0.5 p माइनस 450, ऐसा ले लो, ठीक है।
अब गाइस इफ इनिशियल पॉपुलेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर देते हैं पहले। सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड है। मैं पहले 0.5 को कॉमन ले लेता हूँ, तो p माइनस 450 अपॉन 0.5 विल बिकम 900, तो dp अपॉन p माइनस 900 इज इक्वल टू 0.5 dt आया। गाइस 0.5 को कॉमन लेंगे तो इधर अपॉन में 0.5 यानी 1/2 आएगा, 2 को ऊपर लिया तो 900 हो गया। सो log ऑफ p माइनस 900 इज इक्वल टू 0.5 t प्लस c। क्वेश्चन में बोला है इनिशियल पॉपुलेशन 850 था, तो t को 0 डालेंगे तो c जो है अपना कितना आ जाएगा, 850 माइनस 900 तो 50। नेगेटिव नहीं ले सकते, लॉग का मॉड ले लो, तो c का वैल्यू log 50 आ रहा है। तो log ऑफ p माइनस 900 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.5 t। पॉपुलेशन जीरो कब होगा ये पूछा है। पॉपुलेशन जीरो कब होगा, t चाहिए अपने को। तो p को अगर हम लोग जीरो ले लेते हैं तो log ऑफ 900 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.5 यानी 1/2 t। ये कैंसिल, 5 1 जा 5 18 जा, तो t इज इक्वल टू 2 log 18 आ रहा है, यानी कि d। राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू। गाइस मतलब बेसिक है, खाली p ऑफ t आपको कंफ्यूज करने के लिए है। p ऑफ t को खाली p ले लो आप, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। 98 वाला जो है अपन ने यहाँ पे cos 5x sin 5x वाला ऑलरेडी किया था, तो ये मैं होमवर्क में देने वाला हूँ। नेक्स्ट सम पे आते हैं। सो गाइस ऐसा भी एक सम अपन ने आज ही किया है, m अपॉन m नॉट वाला, तो दिस यू कैन टेक होमवर्क। ये भी अपन ने ऐसा टाइप आज किया है, लॉग में आंसर्स आ रहे थे। रेडियम डिकम्पोजेस दिस ऑल्सो यू कैन ट्राई। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स where a and b are arbitrary constants, ये कर लेते हैं, ये अच्छा सम है 102। let us do sum number 102 all of you। 102 गाइस डेरिवेटिव को इजी बनाने के लिए ना मैं e रेज टू x को LHS में लेने का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि दो डेरिवेटिव लेने हैं। तो y अपॉन e रेज टू x आएगा, उसको y e रेज टू माइनस x लिख दिया, इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। ओके, तो अब देखो यार, थोड़ा अगर आप कॉमन सेंस यूज करोगे तो एक चीज रियलाइज होगी कि इसका दो बार डेरिवेटिव लेने पे ये माइनस वाई बन जाएगा। डू यू ऑल अग्री विथ मी? दो बार डेरिवेटिव लेने पे ये माइनस वाई बन जाएगा। तो इसका दो बार डेरिवेटिव लेके इक्वल टू माइनस वाई कर देंगे, तो इसका पहला डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e रेज टू माइनस एक्स का माइनस e रेज टू माइनस एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स एज इट इज y का y1 इज इक्वल टू कुछ आएगा दैट आई एम नॉट इवन राइटिंग, और अगला डेरिवेटिव जो है मैं इक्वल टू माइनस वाई कर दूंगा। ओके, सो फिर से माइनस वाई एज इट इज e रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव प्लस e रेज टू माइनस एक्स एज इट इज माइनस वाई का डेरिवेटिव प्लस फिर से u इंटू वी e रेज टू माइनस एक्स एज इट इज y1 का y2 प्लस y1 एज इट इज
ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स इंटू -1 इज इक्वल टू -y हो जाएगा। तो डिवाइड थ्रू आउट बाय ई रेस टू एक्स कर देते हैं, तो y -y1 प्लस y2 माइनस y1 इज इक्वल टू -y ई रेस टू एक्स हो गया। क्या किया, डिवाइड थ्रू आउट बाय ई रेस टू माइनस एक्स किया। तो इधर y2 -2y1 प्लस y इज इक्वल टू -y ई रेस टू एक्स आ रहा है। यार ये ई रेस टू एक्स का क्या करेंगे, अभी आंसर में तो ई रेस टू एक्स नहीं है। चेक करो गाइस, कैसे हम लोग ई रेस टू एक्स को हटा सकते हैं। हम्म, कुछ लिख सकते हैं इसके जगह पे अपन y इंटू ई रेस टू एक्स को दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं, रुक जाओ गाइस। I'll copy the question on another page and I'm going to take the attendance after the lecture also. And मेरा मोहित सर से बात हो गया गाइस, तो डरो मत, he is ready to start a bit late. पहला डेरिवेटिव y1 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लेने का ट्राई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ब्रैकेट का डेरिवेटिव प्लस ब्रैकेट एज इट इज ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव। तो ओवरऑल ही अगर हम लोग ई रेस टू एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर -a sin x प्लस b cos x प्लस a cos x प्लस b sin x आएगा। ओके, अब इसी का वापस से डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो y2 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ब्रैकेट का डेरिवेटिव ओके। अब ब्रैकेट एज इट इज रहेगा और ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही आएगा। ओके, तो ये पूरा ब्रैकेट वापस से एज इट इज, -a sin x प्लस b cos x प्लस a cos x प्लस b sin x। तो क्या हो रहा है देखो, e रेस टू x के साथ अंदर -a cos x और प्लस a cos x, ये कट हो जाएंगे, -b sin x और प्लस b sin x कट हो जाएगा, -a sin x -a sin x इज -2a sin x, ये और प्लस b cos x इज +2b cos x, ऐसा आ रहा है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू e रेस टू x, क्या लिख सकते हैं guys इसको, अगर ये देखें dy बाई dx का वैल्यू y1 इज इक्वल टू ई रेस टू x इन ब्रैकेट -a sin x प्लस b sin x है, इसका भी कुछ नहीं हो रहा। ऐसा तो गाइस ऑप्शन में ही सब्स्टिट्यूट करके फिर देखना पड़ेगा, which will be very much lengthy. We'll have to substitute in the options and check कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइस दैट्स द ओनली मेथड।
अभी अपने पास ये y1 का वैल्यू है, ओके, और ये y2 का वैल्यू है। अब हम लोग को ऑप्शंस में डाल के चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही आंसर देगा। तो पहले डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो आंसर है ई रेस टू एक्स इन, मैं पहले ए ऑप्शन के लिए चेक करूँ, -2a sin x प्लस 2b cos x, -2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, तो -2 टाइम्स ये पूरा आंसर लिख दो, तो +2a sin x -2b cos x -2a cos x प्लस 2b सॉरी -2b sin x, और फिर -2y भी है, तो -2a cos x -2b sin x। तो गाइस अगर इसका आंसर 0 आया तो ए आंसर होगा, ये नहीं तो फिर बी से चेक करना पड़ेगा, उससे भी नहीं आया तो सी से चेक करना पड़ेगा। इन दिस वे गाइस वील हैव टू चेक, ओके। तो एज ऑफ नाउ दैट इज द मेथड दैट इज कमिंग टू माय माइंड, और ऐसा करने से इससे सब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, बी से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, हेंस उसका आंसर गाइस 0 आएगा, ओके। तो एज ऑफ नाउ दिस मेथड फील्स राइट। अगर दूसरा कुछ याद आता है तो मैं ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले सम पे। 103 जो है, 103 में क्या करना है यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इधर मैं साइड में लिख देता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 9x इंटू ई रेस टू -6y इंटू ई रेस टू 6, ऐसे ही रखना। फिर वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा, ई रेस टू 6y dy इज इक्वल टू ई रेस टू 6 कॉन्स्टेंट ई रेस टू 9x dx, ओके। आगे कर सकते हो आप लोग गाइस इसको, e रेस टू 6y का e रेस टू 6y अपॉन 6, e रेस टू 9x का e रेस टू 9x अपॉन 9 प्लस c, और फिर रीअरेंज करना है, ओके। कैन यू डू दिस 103 ऑल ऑफ यू? हेलो, आर यू ऑल लिसनिंग? अभी नहीं, होमवर्क में। तो ये होमवर्क में ले लो। बेसिकली गाइस सारे ही सम्स अभी मैं होमवर्क में देने वाला हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ 10-12 सम्स आई विल नॉट टेक अ लेक्चर, रैदर S4 में जो लेक्चर होगा वो डिटेल में हम लोग सारे टाइप्स एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, तो एट दैट टाइम यू ऑल कैन अटेंड इफ यू वांट, ठीक है। चलो तो गाइज वैसे एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप देखना मैं नेक्स्ट पेज पे आया, इसके आगे नेक्स्ट मैंने वैसे भी मेरे प्लान में था ही नहीं कि आगे का लास्ट पेज में करवाऊं। देखो यू कैन सी देयर इज नो फर्दर नेक्स्ट पेज हियर, वैसे ही मैं करवाता तो इधर तक ही करवाने वाला था, ओके। सो गाइज विद दिस वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।